हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे यूपी पीएट 2021 के जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका पेपर सोल्यूशन करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, बुकलेट नंबर ए है, और जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, और इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला क्रमानुसार क्रम क्या है। ठीक है, तो इसको हमें कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो यहाँ पे पहला है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इनका टाइम पीरियड पता होगा तभी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा। पहले इसको टाइम पीरियड के अनुसार अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले शासन किया था इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था दिल्ली के। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, तो खिलजी हो जाएगा, जो कि 1296 में बैठता गद्दी पे, 1296 में। और उसके बाद शेरशाह सूरी आता है, जो कि 1240 में गद्दी पे बैठता है, 1540 में गद्दी पे बैठता है दिल्ली के। उसके बाद अकबर का शासन काल आता है, जो कि 1556 इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद थर्ड आएगा, एंड आएगा फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो हमें बताना है इसमें से कौन से संत ऐसे थे जो शिवाजी के समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, तुकाराम जो है ये शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है संत तुकाराम। बढ़ते हैं क्वेश्चन तीसरे साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स, जो है इलाहाबाद के संत के बाद तो फ्रेंड्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो है वारन हेस्टिंग। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। तो इसका जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने वो है वारन हेस्टिंग। अगर ये बात करें कि भारत का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, जब गवर्नर की बात करेगा। वहीं अगर गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वो है लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, चरक संहिता संबंधित है। तो फ्रेंड्स, चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की साइड जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 261 BC जो है, BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, तो ये तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में ईसा पूर्व हुआ था, तो ये तो सही है। और शक संवत की शुरुआत भी 78 AD में हुई थी, यानी कि ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम युग की शुरुआत भी 622 ईस्वी में हुआ था। और औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1709 में ना होके 1707 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसको यहाँ पे इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, 2 होम रूल लीग बना था 1916 में, और एक के जो अध्यक्ष थे वो तो एनी बेसेंट, और एक के थे लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो जो लोकमान्य तिलक का था वो उन्होंने बनाया था अक्टूबर 1916 में, जो कि मुंबई में बनाया था। और जो एनी बेसेंट ने बनाया था वो बनाया था मार्च अप्रैल 1916 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, और एनी बेसेंट ने अपना मद्रास में बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। ठीक है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें मिलान करना है, ठीक है। तो ये कुछ संस्था दिया गया और उनका ये बताना है स्थापना किसने करी थी। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, सत्यशोधक समाज है, इसको हमें मैच करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, वहीं सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो 1 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये भी यहाँ पे 1 का हो जाएगा, 1 का 3, और बी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 5। तो 31, 25 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो है 31, 25 करके आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तभी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो फ्रेंड्स, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1939 में, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं महात्मा गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन उनकी हार हुई थी, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे मतलब थोड़ा सा इससे रुष्ट हो गए थे। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है। तो सलाल पन बिजली परियोजना है चिनाब नदी पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन है, वसंत विषु कब होता है। तो फ्रेंड्स, वसंत विषु जो होता है वो होता है 21 मार्च को, ठीक है। वहीं शरद विषु की बात करें तो वो होता है 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, खेतड़ी जो है ये तांबा के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तांबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये स्थित है असम में, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, तो इम्पॉर्टेंट बहुत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय तंत्र की नदियां हैं। तो इसमें हमें बताना है हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से निकलती है और गंगा भी जो है गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन कावेरी और गोदावरी ये नदियां हिमालय से नहीं निकलती है, जबकि ये निकलती हैं पश्चिमी घाट से, ठीक है। तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी से, वहीं अगर गोदावरी की हम बात करें तो ये महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2nd और 3rd, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, बैंक दर का अर्थ होता है जो देश का केंद्रीय बैंक जो मतलब आधिकारिक ब्याज लेता है और मतलब वाणिज्यिक बैंकों से, वही होता है बैंक दर, ठीक है। जिस रेट पे मतलब उधार देता है या लेता है वो होता है बैंक दर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर करेगा, ठीक है। नगद कोषानुपात का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो CRR, ठीक है। इसका जो अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं CRR, नगद कैश रिजर्व रेशियो। तो कह रहा है कि अगर आरबीआई CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को घटा देता है तो इससे मतलब साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इससे अगर CRR को घटा देता है तो CRR का मतलब होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अपना जो धन एक संचित करके रखते हैं, उनके पास आरबीआई के पास जमा करना होता है, वो धन मतलब कम जमा करना पड़ेगा। तो अगर वो धन कम जमा करना पड़ेगा तो इससे मतलब बैंकों के पास ज़्यादा पैसे होंगे लोन देने के लिए या
लोन बांटने के लिए, तो इससे उनकी साख सृजन क्षमता जो है बढ़ेगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका मेन उद्देश्य यही होता है, आर्थिक मतलब लाभ कमाना, और ये निजी हाथों में होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहीं अगर मिश्रित में हम देखें तो जो है आर्थिक गतिविधियों पे जो नियंत्रण तो सरकार का होता है। ठीक है, और इसमें लाभ को भी मतलब उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और यानी कि इसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों का मिक्सचर होता है मिश्रित में। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के साइड। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो फ्रेंड्स 100 रुपये का जो नोट होता है, या अगर हम 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये का जो सिक्का होता है उस पर केवल वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी उससे ऊपर के जितने भी पैसे होते हैं, रुपये होते हैं, उन पे सब पे आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आरबीआई गवर्नर। वहीं अगर पूछ ले 1 रुपये के सिक्के पे या 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो वो वित्त सचिव का होता है। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में किया गया है आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, इसमें ग्राम पंचायत का गठन ये उल्लेख किया गया आर्टिकल 40 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये संशोधन किया गया कि जो शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। इसमें ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मतलब के पालन करता होंगे उनको ये मतलब उस बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। ठीक है, तो उनका ये कर्तव्य हो जाएगा उस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी एटलीस्ट 14 वर्ष तक। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो फ्रेंड्स संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे जवाहरलाल नेहरू। और कब रखा था इन्होंने? तो 13 दिसंबर, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 25 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों के हित से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। तो फ्रेंड्स ठोस चालक में जो धारा वाहक होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ठीक है, तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका फार्मूला भी बहुत पूछते हैं, तो आप इसको फार्मूलों को भी याद रखिएगा। और इसमें जितने सारे दिए गए हैं सबके रासायनिक सूत्र याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है रासायनिक सूत्र, और एक होता है सोडियम कार्बोनेट का होता है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है,
18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो यानी कि हमें यह बताना है कि 18 कैरेट अगर सोना है तो उसमें मतलब शुद्ध सोना कितना है। तो फ्रेंड्स ये हमें परसेंटेज में बताना है। तो फ्रेंड्स एक कैरेट में एक मतलब शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो यदि हमें 18 कैरेट का निकालना है तो 18 निकालना है कि 18 24 का कितने परसेंट है, ठीक है। तो हमें परसेंट निकालने के लिए सिंपली 18 को ऊपर रख देंगे और 24 को नीचे और इसको गुणा भाग कर लेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स काटेंगे हम 6 से और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25 बार जाएगा और 25 से 75 हो जाएगा, यानी कि 75% ये होगा, ठीक है। 18 कैरेट सोना 75% शुद्धता के साथ मतलब शुद्धता रहेगी इसमें 75%। अगला क्वेश्चन है संतरे में बहुतायत में होता है। तो फ्रेंड्स संतरे में बहुतायत में विटामिन सी होता है, क्योंकि संतरा खट्टा होता है, मतलब खट्टा ज़्यादा नहीं होता लेकिन खटमिठा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है और इसको हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे देखिए ये रूट लगा हुआ है इसके ऊपर। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स मानते हैं और ये 196 है और ये रूट में है, तो यानी कि इसका वर्गमूल लेना है। तो इसका वर्गमूल 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 का जो वर्ग होता है वो 196 होता है। 72 यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स 72 हो जाएगा। और ये एक्स और अगर यहाँ से रूट जाएंगे तो ये बनेगा, इसको हम लिख लेते हैं एक्स का रूट, ठीक है। और ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 56। तो फ्रेंड्स इसको हम काट देंगे सिंपली। 8 से कट जाएगा, 8 9 72 होगा, 8 7 56 हो जाएगा और फिर 7 दूना 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट एक्स बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। और उसके बाद एक्स अगर हम रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें दोनों साइड और एक्स बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर यानी कि 324, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 324, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपली ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है इस वाले क्वेश्चन में। और अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला देखें तो ये होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए का स्क्वायर होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी और ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा। इसी फार्मूले में अगर रख के हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1500, ठीक है, 1000। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है रूट 5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। तो फ्रेंड्स इसका हमें परिमेयकरण करना होगा और अगर इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो ये √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3, इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो इसको हमें √5 माइनस √3 अपान √5 माइनस √3 से इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये बनाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4 माइनस √15, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम लगाएंगे इस बिट से। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स एक में मतलब घट रही है उसके बाद फिर बढ़ रही है, तो यहाँ पे -30 सिंपली वो फार्मूला लगा देंगे x प्लस XY अपान 100, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। इस पर अगर रखते हैं तो ये बना देगा। ये 30 प्लस जो घट रहा है उसको माइनस के साथ लिखेंगे और जो बढ़ रहा है उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे। -30 गुणे 20 अपान में ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16% आ जाएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16% घट जाएगी, ठीक है, 16% घट जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है, अगर इसकी कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत जो है 20% से बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 37 बनेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 18.5 का अगर हम 120% निकालेंगे तो ये आएगा, जो आएगा उसके बाद उसको हम
जो 4 खिलाड़ियों की औसत है 18.5 में 4 का गुणा कर देंगे, उसके बाद उसमें हम इसको जोड़ के और टोटल 5 से भाग कर देंगे, तो इसका जो ये निकल के आएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप इसको करके देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी, अब यहाँ पे शुरू हो गया है। एकल का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स एकल का बहुल हो जाएगा। वहीं दर्प का पर्यायवाची पूछा गया, तो दर्प का जो पर्यायवाची होता है वो अहंकार होता है। मन को हरने वाला, इसके लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो मनोहर हो जाएगा, मन को हरने वाला मनोहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, गागर में सागर भरना, इसका मतलब अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह जाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे महत्वाकांक्षा लिखा है, तो इसमें हमें देखना पहचानना है कौन सही लिखा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। महत्वाकांक्षा बहुत मतलब ऑप्शन सी में सही से लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का पैसेज आ गया, तो हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद इसका जो मतलब राइट आंसर हमें वो लगाना है। तो फ्रेंड्स मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एंड मैं इसको आंसर बता दे रही हूँ इसमें कौन सा आंसर मतलब कौन से क्वेश्चन में कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसका मतलब होता है अ पर्सन हैविंग ए वेरिड इंटरेस्ट, यानी कि आप इसको पढ़ेंगे तो मतलब इसका आपको भाव समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा पैसेज। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पंडित नेहरू इंजॉयड। तो फ्रेंड्स पंडित नेहरू हर एक चीज़ों में इंजॉय कर रहे थे, उनको मतलब हर एक चीज़ में मतलब इंटरेस्ट था, तो इसलिए मतलब इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है, तो इनको हर एक चीज़ करना अच्छा लगता था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आपको पैसेज तैयार करना है। एक पैसेज इंग्लिश का आएगा 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन रहेंगे उसमें जैसे कि इसमें है, और 2 क्वेश्चन आपके ग्रामर पोर्शन से रहेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट टू व्यू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अब ये ग्रामर का पार्ट आ गया इंग्लिश का, तो 2 क्वेश्चन ग्रामर से दिया गया है और 5 नंबर की टोटल इंग्लिश आई थी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, मतलब फेमस का हमें बताना है सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची बताना है। तो फ्रेंड्स जो है फेमस का पर्यायवाची हो जाएगा पॉपुलर। ठीक है, कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पॉपुलर। अगला क्वेश्चन है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है, इसका हिंदी अगर हम मतलब बताएं तो ये पारदर्शी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पारदर्शी का अपारदर्शी होगा इंग्लिश में, और अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपाक्यू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ओपाक्यू हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। ये देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि 5 क्वेश्चन रीजनिंग से भी आने थे। तो ये अगला क्वेश्चन है, पक्षी विज्ञानी, जैसे पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है उसी प्रकार नृ विज्ञानी मानव से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नृ यानी कि नर विज्ञानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मानव, एंथ्रोपो यानी एंथ्रोपोलॉजी, इसको मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मैनकाइंड। ठीक है, यानी कि मानव। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दही है, मक्खन है, पनीर है, तेल है। तो देखिए फ्रेंड्स दही, मक्खन, पनीर ये तीनों चीज़ें जो है दूध से बनाई जाती है, लेकिन तेल दूध से नहीं बनाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तेल, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को इस प्रकार लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमें देखना पड़ेगा मतलब क्या किया गया है इसमें। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स पी के बाद क्यू आता है, तो मुझे तो लग रहा है इसमें पी के बाद क्यू यानी कि 1 प्लस किया गया है, उसके बाद आर यानी कि 18 नंबर पे आर होता है, और क्यू 17 नंबर पे होता है, यानी कि 1 + 1 माइनस कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें ऐसे करते चले जाना है। तो हम इसमें देख लेंगे सिंपली कितने अक्षर हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं कुछ, पी के बाद क्यू हो जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे देखिए ओ के बाद हमारा सिंपल सा एक पहले प्लस हो रहा है, तो ओ के बाद पी आना चाहिए। तो पी अगर आ रहा है तो यानी कि ऑप्शन डी तो एस पहले से ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हमें आगे चेक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर है, आर देखिए दूसरे वाले में एक घट रहा है, तो आर के बाद पी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर 18 पे होता है तो क्यू आना चाहिए, आर के बाद क्यू आना चाहिए। तो फ्रेंड्स
दूसरे नंबर पे अगर क्यू है तभी तो वो मेरा मतलब आगे उसको हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन सी तो वैसे भी कट जा रहा है, बचा ऑप्शन ए और बी, इसमें हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर एक प्लस हो रहा है, ओ के बाद पी यानी कि 1+, उसके बाद डी के बाद एक माइनस यानी कि 1+1- ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए इस यहाँ पे वहाँ यहाँ तक तो दोनों में सेम है, उसके बाद बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बी वाले में देखिए यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए और इस वाले में 5 जो है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे क्या है, एन का देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टी है और टी में ये माइनस में होना चाहिए। टी का अगर माइनस हम करेंगे तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे प्लस होगा, +1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि टी में 1+ करेंगे तो यू आएगा ना कि वी आएगा, क्योंकि बी 22 नंबर पे होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? फ्रेंड्स आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है बुआ आएगा। ठीक है, मैं इसको करा नहीं रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो है बुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। यह किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी वर्ष में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, मतलब उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर किसी 25 अगस्त को अगर यहाँ पे 25 अगस्त को गुरुवार है तो हम देखिए 26 अगस्त को हो जाएगा शुक्रवार, और 27 को हो जाएगा शनिवार, 28 को हो जाएगा इतवार, और 29 को हो जाएगा यहाँ पे 29 को हो जाएगा सोमवार। ठीक है, 29 को अगर सोमवार पड़ रहा है तो उस हिसाब से 22 को सोमवार पड़ना चाहिए। 22 7 29 होता ही है, और उसके बाद 22 को अगर पड़ रहा है तो 15 को पड़ जाएगा, तो 3 उधर हो गया, और 15 वाला ये हो जाएगा तीसरा, और उसके बाद 15 को अगर पड़ रहा है तो 8 को पड़ेगा, ये चौथा हो जाएगा, और 8 को अगर पड़ रहा है तो 1 को पड़ेगा, यानी कि ये 5वां, यानी कि टोटल 5 सोमवार यहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, ये सारे करंट के क्वेश्चन है। फ्रेंड्स निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर शायद अगरतला है। तो फ्रेंड्स इसको आप मतलब हटा दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका आंसर अभी याद नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत के मतलब राजस्थान में बोल्ड परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और बोल्ड परियोजना जो है बांस से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है। तो फ्रेंड्स कोवैक्स योजना के तहत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है घाना। ठीक है, घाना जो एक अफ्रीकी देश है, इसने सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन की सुविधा प्राप्त करी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो फ्रेंड्स ये है श्रीषा बांदला। ठीक है, कौन है? श्रीषा बांदला, जो कि अंतरिक्ष में गई है और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो फ्रेंड्स वो है सुमित मलिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुमित मलिक। तो फ्रेंड्स साथ में साइड वाला भी करते चलते हैं, बाद में हमको वापस आना पड़ता है इसको करने के लिए। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 59 है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स सुपेस जो है ये बनाया था सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ही अपने यहाँ ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये शुरू किया गया था, बेसिकली ये शिक्षा से संबंधित है और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 61 है, भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, यानी कि कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो वो है 5 राज्य, ठीक है। हमें ये भी जान लेना चाहिए कौन कौन से राज्य हैं। तो इसमें है यूपी हो जाएगा, और यूपी के साथ बिहार हो जाएगा, यूपी बिहार, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और इसके साथ एक राज्य और है, जो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, वो है उत्तराखंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स और उत्तराखंड सीमा साझा करता है, ठीक है। तो उत्तराखंड, तो ये हो गया 5 स्टेट जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और आप लोग पड़ोसी देशों को अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन पूछने के चांस हैं यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स कोस्टारिका की राजधानी हमें बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, दिल्ली तो हमारी भारत की होगी, बीजिंग तो चीन की होगी, ढाका भी बांग्लादेश के होगा। तो इसके ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, और अगर हल्का सा इल्यूमिनेशन मेथड लगाया जाए, अगर राजधानी नहीं भी याद है तो भी आसानी से निकल के आ जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है? तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में पड़ता है, और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम, ठीक है। केरल की भी भाषा मलयालम है और लक्षद्वीप की भी भाषा मलयालम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो फ्रेंड्स अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मतलब अजंता एलोरा किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ते हैं महाराष्ट्र में। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो फ्रेंड्स ओणम मनाया जाता है केरल में, ठीक है। तो ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, वहीं पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम भी ये चेंज हो चुका था, लेकिन आयोग ने शायद 552 ही माना है, और अभी वर्तमान में ये एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब आयोग ने तो 552 ही माना है, लेकिन जो है इसका जो राइट आंसर अब वर्तमान में होगा वो 550 होगा, ठीक है। उस टाइम भी 550 ही था, क्योंकि वो 2019 का ये अमेंडमेंट है, और पेपर हमारा 2021 में हुआ है, लेकिन आयोग ने 552 ही माना था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। वहीं विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है सूर्य के? ठीक है, तो फ्रेंड्स बुध जो है, जैसे मान लीजिए ये शुक्र, ये हमारा सूर्य है, और सूर्य के एकदम सबसे पास में बुध पड़ता है, उसके बाद शुक्र पड़ता है, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पर, और फिर पृथ्वी मंगल शनि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, ये इनका क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुध, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है म्यांमार। अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो फ्रेंड्स नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम एशियाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था नोबेल प्राइज़? तो ये मिला था 1911 में, ठीक है। इनकी रचना गीतांजलि के लिए 1911 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हमें
पैसेज पे बेस करना है, तो हम इस पैसेज को पढ़ रहे हैं और आप लोग इसको मतलब सुनते चलिएगा। उसके लास्ट में हम आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। ठीक है, कौन सा अस्त्र प्रदान किया? तो अहिंसा रूपी। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? अहिंसा और प्रेम के द्वारा कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ये आप जो मैं जहाँ हाईलाइट कर रही हूँ उसको आप देखते चलिएगा। इन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा जन्म लेती है और प्रेम से प्रेम की वृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जब कि वहाँ स्फूर्त शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी। ठीक है, तो किससे विश्व में शांति स्थापित हो सकती है? तो अहिंसा और प्रेम की भावना से, तभी विश्व सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो क्वेश्चन पहला फ्रेंड्स, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, विश्व में शांति आवश्यक इसलिए है मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है मानव जाति के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, विश्व में शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा और प्रेम के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है सुख, शांति और रचनात्मक कार्य। ठीक है, यहाँ पे जैसा लिखा था सुख, शांति और रचनात्मक कार्य। ठीक है, ये देखिए, सुख, पूर्ण शांति, सुख और उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नितांत शब्द का जो पर्याय है वो है बिल्कुल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। या ये भी पैसेज ही है तो इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो आज विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। यानी कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान के पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया गया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीर वाले भवनों और अट्टालिकाओं में दृष्टिगत होते हैं। बढ़ते हैं आगे। दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, प्रत्युत्तर वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान आदतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और स्वास्थ्य और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत से एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ किए हैं। यातायात संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने से
होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न हो चुकी है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है और विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिलेगी। विज्ञान की यह देन अस्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 76 है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास होने से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया यातायात एवं संचार के साधनों के विकास होने से दूरियां कम हो गई हैं, जिससे पूरा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। क्योंकि हम सब जगह घूम फिर पा रहे हैं, पूरे विश्व में टहल सकते हैं जहाँ भी चाहें, तो परिवार सा ही लगेगा ना। और अगला क्वेश्चन है, हस्तामलक शब्द अभिप्रेरित है। तो फ्रेंड्स, हस्तामलक शब्द से आशय हाथी के लिए आंवले की तरह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है कि वैज्ञानिक चिंतन करते हुए यानी कि स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि यहाँ से अब ग्राफ के क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको हल्का से हिंट देके बता सकती हूँ, और बाकी आप लोग को करना है। सारी चीज़ें मैं हल्का से बताती चलूँगी कि इसमें क्या करना है और आप लोग को करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आंसर बताती चलूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया गया है और इसमें ग्राफ में क्या कहा गया है पहले देखिए, तो हम पढ़ लेते हैं ग्राफ को अच्छे से। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अनुपात को दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, ऊपर इतिहास रहेगा, नीचे भूगोल। देखिए अनुपात क्या है, इतिहास और भूगोल का, ना कि भूगोल इतिहास का है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पे इतिहास और भूगोल का ये ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ये पहला जो है, पहले छात्र का जो अनुपात दिया गया है ग्राफ इतिहास और जियोग्राफी का, वो 0.65 है। यानी कि अगर पॉइंट को हम नीचे जब 100 में बदलेंगे तो ये 65/100 हो जाएगा। यानी कि 65 नंबर इतिहास में है और 100 नंबर भूगोल में है, यानी कि जियोग्राफी में। इसी प्रकार दूसरे लड़के का है, तीसरे लड़के का, चौथे लड़के का। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो है इतिहास के नंबर जो है 100 से यानी कि जियोग्राफी से कम है, लेकिन 125 वाले में ये 125/100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हिस्ट्री का नंबर है वो जियोग्राफी से ज़्यादा है। इस वाले में भी 140 बनेगा, 140/100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इतिहास का नंबर जियोग्राफी के नंबर से ज़्यादा है। और जहाँ 0.95 लिखा है ये, यानी कि यहाँ पे इतिहास का नंबर जो है जियोग्राफी के नंबर से कम है। और जो तीसरा है लास्ट वाला है, यानी कि ये 155 बनेगा और अपान में 100, यानी कि यहाँ पे भी हिस्ट्री का नंबर जियोग्राफी के नंबर से ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको देखते हैं ग्राफ के माध्यम से, कितने छात्रों ने इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हो जाएगा तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित करने वाले, यानी कि 125 वाला हो जाएगा और 140 और 155 का। ठीक है, तो 3 छात्रों ने जो है इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त हुए। यानी कि 3 को अगर इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे तो 4 को, जाहिर सी बात हो जाएगी, 7 बच्चे हैं टोटल, तो उसमें से अगर 3 को इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं तो यानी कि 4 जो हैं उनको इतिहास में कम नंबर प्राप्त हो रहे हैं जियोग्राफी की अपेक्षा।
देख लेते हैं कौन कौन से वो हैं, हमें वही बताना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, छात्र नंबर 1 है, छात्र नंबर 2, छात्र नंबर 3 और छात्र नंबर ये 6 है, ठीक है। यानी 1 2 3 और उसके बाद 6। तो जहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा वहाँ हमें ये टिक करना होगा। तो 1 2 3 और 6, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अधिकतम अनुपात कितना है, अधिकतम अनुपात हो जाए 155/100 हो जाएगा अधिकतम, और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो 35 बटे, देख लेते हैं 35 है क्या है, हाँ 35 है फ्रेंड्स न्यूनतम अनुपात क्या है। तो ये हो जाएगा 35 155/100 माइनस 35/100 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर हमें बताना है। तो ये जो अंतर आएगा इसे हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा कितना, ये अगर 155 में से 135 को हटा देंगे तो 120 बचेगा, तो नीचे 100 लगा रहेगा, तो यानी कि 1.20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं तो उसके इतिहास का अंक बताना है। तो यानी फ्रेंड्स इसका जो यहाँ पे चौथे बच्चे का जो है अनुपात कितना है, 125 है, 1.5 है, तो यानी 125/100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भूगोल का अंक 60 है, यानी 60 वैल्यू 100 की हमें चाहिए, किसकी, 125 की, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो ये 25 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और ये 4 से कटेगा, 15 चौके 60 होता है, और 15 पचे 75, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 75, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है 75। अगला क्वेश्चन है, अगला ग्राफ है, यानी कि ये इस ग्राफ के 5 क्वेश्चन पूरे हुए, इस ग्राफ में हमें देखना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए। या कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है, और यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं, इस ईयर में इतना उत्पादन, यानी कि 2013 से लेकर 2021 तक की हमें उत्पादन का डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या है, उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या है। तो फ्रेंड्स सिंपली हम देखेंगे मतलब किस वर्ष में ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 56 है, 56 से 51 यानी कि यहाँ घट रहा है, और यहाँ पे 51 से 53 यानी कि 2 की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 की बढ़त हो रही है, और इस वाले में हम देखें तो यहाँ पे 11 की बढ़त हो रही है, और इन सब में हम देखें तो इसमें 10 की बढ़त हो रही है, और इसमें हम देखें तो 5 की बढ़त हो रही है, ठीक है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 65 पे सर्वाधिक बढ़ रहा है, 53 से 65 हो रहा है, यानी कि 12 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2016-17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन टिक करेंगे वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ा। तो फ्रेंड्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22.2 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहले 4 वर्षों का जोड़ लेंगे, और आपको ग्राफ से समझा रहे हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले इन 4 वर्षों को जोड़ लेना है, उसके बाद इन 4 वर्षों को जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो डाटा आएगा इन चारों को, इनको जोड़ने के बाद इनको आपस में घटा देना है, जो अंतर आएगा डिफरेंस उसको हमें ये बताना है, और इनको जोड़ने पे जो आएगा, जो अंतर आएगा, अंतर बटे ये इन पहले 4 का जोड़, और ये हो जाएगा गुणे 100, ये कर देंगे तो आपको ये निकल के आएगा कितना, 22.2, ठीक है, 22.2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो फ्रेंड्स इन सबको हम टोटल जोड़ लेंगे, और जितने नंबर आप ईयर हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये मतलब 8 वर्ष है, तो इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर बन रहा है 62.5 मीट्रिक टन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई। जो पहला क्वेश्चन था इसमें का, उसमें प्रतिशत वृद्धि मतलब प्रतिशत में नहीं पूछा था,
ये पूछा था कि सर्वाधिक वृद्धि हो किस में रही है, तो यहाँ पे अब घटत पूछा गया किस में सर्वाधिक घटोत्तरी हो रही है, यानी कि जैसे कि अगले ईयर में हम जब जा रहे हैं तो वहाँ पे बढ़त होने की बजाय घटत हो रही है। तो आइए इसको देखते हैं, यहाँ से ग्राफ से देखते हैं किसमें घटत हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 ही में घटोत्तरी हो रही है, बाकी समय बढ़ोतरी हो रही है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 51, अगर हम यहाँ पे बात करें 56 से देखिए यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, यानी कि यहाँ घटोत्तरी हो रही है। और कितने का हो रही है? 5 का। और इस वाले में अगर हम देखें तो यहाँ भी घटत हो रही है, और इसमें कितनी घटत हो रही है? इसमें हो रही है लगभग 18 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 का ही हो रहा है, यहाँ पे 18 का हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 वाला हो जाएगा, यानी कि 58 वाला, यानी कि 18-19। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये 18-19 वाला हो जाएगा, वर्ष 18-19 वाला। तो ये 18-19 जहाँ पे है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के ऊन के उत्पादन का कितने % है? अरे मतलब क्या अनुपात कितना है? अनुपात में बताना है 2014 का और 2019-20 का। तो फ्रेंड्स ये 2014-15 का 51 है और 2019-20 का 68 है। तो फ्रेंड्स इसको हम काट देंगे 17 से, 17 तो 51 हो जाएगा और 17 चौको 68, यानी कि 3/4 का अनुपात इसमें आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो 3/4 का होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 91 है। तो इसमें हमें इसका डाटा काफ़ी इसमें जोड़ना घटाना पड़ेगा, तो इसमें हम डायरेक्टली आंसर आपको बताएंगे। बाकी क्या करना है आप लोग करके देख लीजिए इसको, क्योंकि इसको हम करेंगे बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए ये कुछ दिया गया है, यहाँ पे सेल्समैन है, यानी कि ABCD 5 कंपनियाँ, और यहाँ पे ऊपर में ईयर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईयर दिया गया है इतने वर्षों का, 15 से लेकर 20 तक का डाटा हमें उपलब्ध कराया गया, कितना इन्होंने सेल्स किया, ठीक है, यानी कि कितना कमीशन इनको प्राप्त हुआ ये बताना है हमें। तो किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो फ्रेंड्स इसमें इसका जो राइट आंसर आया था वो है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन जो है पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो फ्रेंड 2016 में, देखिए 2016 का अगर हम निकालेंगे तो ये अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने % था? तो फ्रेंड्स ये था 19.05। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी का, और हम टोटल अगर 5 का 2018 में अगर जोड़ लें और बी का अपान टोटल और गुणे 100 कर देंगे तो ये निकल के आएगा 19.05%, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, तो आप लोग इसको छोड़ दीजिए, बाकी आप इसको ही कर लीजिएगा, मैं इसको अभी नहीं करा रही हूँ कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग कर लीजिएगा मैथ के क्वेश्चन। और आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, और मैं इसको मतलब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी लिंक इसका, तो आप लोग आसानी से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स फिर आज के वीडियो रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले सेकेंड शिफ्ट के पेपर के साथ अगले दिन। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।